खिड़की बंद कर लेना, देख लेना। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई, क्या मौज, क्या माहौल। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या मैं तुम्हें ठीक से सुनाई दे रहा हूं और मैं दिखाई भी दे रहा हूं। जल्दी से बता दो भाई, क्या मैं तुमको ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं क्या। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। आ जाओ भाई सारे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले कोई भी नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे मॉड्यूल का डिस्कशन। ठीक है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, तो वो A1 से A19 तक तुमको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। मैं कुछ सवाल आपके लिए ऑलरेडी इस पीपीटी में इंक्लूड करके लाया हूं। अगर वो सारे सवाल आपके डाउट्स होंगे तो बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं भी हैं तो एक बार फिर समझ लीजिए। ठीक है, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आपका बच जाता है तो हमारी टीम आपके लिए बहुत जल्द एक ऐसा टूल लेके आने वाली है जिससे आपके सारे पेंडिंग डाउट हम तक पहुंच जाएंगे और उसको भी हम रिजॉल्व कर देंगे। तो बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर मेरा कोई डाउट छूट गया। अरे मेरी जान, तेरा एक भी डाउट नहीं छूटने देंगे। ठीक है ना, तो जो भी सारी डाउट्स आज मैं कवर करूंगा उनको बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको अगर कोई बच जाता है डाउट, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट बच गया है तो वो जो नया एक टूल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, मतलब बहुत जल्द, फिर वो टूल के ऊपर आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हो। वो सारे डाउट्स हम फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपके लिए हम क्लियर कर देंगे सारे डाउट्स। ठीक है भाई, क्या ये बात क्लियर है? तो आज के जो हम मॉड्यूल के अंदर डाउट लेने वाले हैं, ये डाउट्स बेटा मैंने आप लोग के डीएम के बेसिस पे डिसाइड किया है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को जिन क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है मैंने वही इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है मेरी जान तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वो आज नहीं तो कल इसी क्लास के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा तेरे लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भाई, चल आ जा भाई। तो आज का पहला सवाल भाई, ये देखो हम क्या ले रहे हैं, हमने A12 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, कई बच्चों का डाउट आया A12 क्वेश्चन के अंदर, सर हमको डाउट आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या बातें कही हुई है क्वेश्चन के अंदर। अ बॉडी गेन्स वेलोसिटी सच दैट इट्स वेलोसिटी आफ्टर ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद, हर एक सेकेंड के बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एपी। मतलब अगर उसकी वेलोसिटी को हर एक सेकेंड के बाद देखा जाए तो वो एक एपी का टर्म बन रहा है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट का सीक्वेंस बन रहा है, एक प्रॉपर सीरीज बन रही है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट सेकंड के बाद देखा तो क्या मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा भाई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इफ वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट सेकंड हमें बोला गया है 4 मीटर पर सेकंड, तो हमारा मान लो पहला टर्म हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, उसके बाद अब अगला टर्म हमें अभी पता नहीं है, बट हम आगे जा रहे हैं और बोला गया है कि 5th सेकंड के बाद, देख बेटा अगर मैंने पहले सेकंड के बाद फर्स्ट टर्म लिया है तो सेकंड सेकंड के बाद कौन सा टर्म होगा, सेकंड, थर्ड सेकंड के बाद कौन सा टर्म होगा, थर्ड, फोर्थ सेकंड के बाद कौन सा टर्म होगा, फोर्थ, फिफ्थ सेकंड के बाद कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ। तो बेटा ये 5th सेकंड के बाद वेलोसिटी दी हुई है 12 मीटर पर सेकंड, मतलब ये एपी चलती जाएगी और ये हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चे, और ऐसे ही आगे चलेंगे चलेंगे और जो 5th टर्म आएगा वो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, क्या बात क्लियर है? चल बच्चे अब देख, अगर ये बात तेरे को क्लियर है तो बहुत क्लियरली तू ये बोल सकता है कि सर फिर तो मुझे ए मालूम पड़ गया है, पहला टर्म जो था हमारा ए वो मुझे मालूम पड़ गया कितना हो गया 4।
ठीक है भाई, 4 हो गया। और सर आपने फिफ्थ टर्म का मेरे को एक टर्म बताया था, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। सर ये भी अपने को पता है, ये कितना है, ये हमें दिया हुआ है 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस a को इसमें पुट करेंगे और लिखेंगे 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 12, और d आ जाएगा मेरी जान कितना, 12 माइनस 4, 8, 8/4, 2 मीटर। अच्छा अभी मैं इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, अभी d को लिख लेते हैं बस, 2 लिख लिया हमने d, ठीक है। अब ये 2 क्या है, 2 है कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर मैं देखूं, ये मान ले फर्स्ट सेकंड के बाद की कहानी थी, ये मान ले फर्स्ट सेकंड के बाद की कहानी थी, ठीक है। तो सेकंड सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर स्पीड कितनी बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो एक्चुअली ये जो d है ना, इसका अगर वैल्यू देखा जाएगा तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन की यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बेटा अपन लोग अभी मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चे नए आए हैं जिनको नहीं पता है मॉड्यूल क्या है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक मॉड्यूल गया हुआ है। और जिनको ये क्वेरीज है कि भैया उनके फोन में, उनके सिस्टम में मॉड्यूल के अंदर टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है, तो बहुत जल्द एक अपडेट आने वाला है, उसके बाद वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। आपकी सारी प्रॉब्लम हम तक पहुंच रही है और हम बैकएंड टीम को देख के सारी प्रॉब्लम पे एएसएपी सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक अपडेट आएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। वीडियो में पीछे नहीं जा पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट टर्म दी हुई थी, फिफ्थ टर्म दी हुई थी, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया और वही कॉमन डिफरेंस हमारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हर एक सेकंड के अंदर बिकॉज ऑफ दैट कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा d था, हमारी स्पीड कितनी बढ़ रही थी, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही थी। तो 2 मीटर पर सेकंड इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। अच्छा इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन को मेरे को और ट्रिकी बनाना होगा ना, तो पता मैं आपको क्या पूछूंगा, मैं आपको पूछूंगा कि बता दो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है। क्योंकि अगर मेरी जान देख, ध्यान से देख, अगर एक फर्स्ट सेकंड के ऊपर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, तो जाहिर सी बात है जब गाड़ी शुरू हुई होगी तो वो 0 मीटर पर सेकंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, 2 मीटर पर सेकंड। अगर 0 सेकंड पे स्पीड 0 होगी तो एक सेकंड के बाद सिर्फ 2 होना चाहिए था, लेकिन एक सेकंड खत्म होते ही स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। सवाल ऐसा बोल रहा है। तो अगर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी करने की कोशिश करी तो मैं पूछ लूंगा कि बता इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि सर अगर एक सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड पहले जाएंगे, t इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे, तो वेलोसिटी सर 2 मीटर पर सेकंड कम होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, 2 मीटर पर सेकंड होगी इनिशियल वेलोसिटी। अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो भाई। अगर यहां तक बात क्लियर है तो थम्स अप कर दो। ठीक है, चलो भाई बहुत ही सिंपल था। इनिशियल आपको एक सेकंड के बाद वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो t इज इक्वल टू 0 पर कितनी होनी चाहिए, 4 में से 2 घटा दो, क्योंकि एक सेकंड में 2 बढ़ी होगी, तो होगी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है A13, ठीक है। देखो फाइंड द 6th टर्म ऑफ जीपी। इस जीपी का 6th टर्म दिखाना है और आपको ये जो यहां पे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ये आपको 6th टर्म की वैल्यू बताने वाले। आपके मॉड्यूल में यहां पे a की जगह s लिखा हुआ था, S6। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं सम के लिए, लेकिन
आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आंसर जो है वो 6th टर्म का ही दिया हुआ है, सम का आंसर नहीं दिया हुआ है। एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं मेरी जान। देख भाई, तेरे को बताया था अगर 6th टर्म लिखना है जीपी का तो लिखना पड़ेगा a इंटू आर की पावर 6 - 1, यानी कि a इंटू आर की पावर 5। अब r कितना है सर, हम आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर लेंगे सर, 4/2 2 आएगा सर। तो हमारा जो r हो गया, यहीं लिख दे रहा हूं बच्चों में, r हो गया बेटा 4/2 यानी कि 2। और हमारा पहला टर्म क्या है बेटा, वो है 2। मतलब हमारा जो a है वो है 2 और हमारा r भी कितना है बच्चे, 2। क्लियर है? तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 8 जो कि हो जाएगा कितना, 64। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने ये आंसर सही निकाल लिया। मैं वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके मेजॉरिटी ऑफ डाउट मेरे तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो जनरली क्वाड्रेटिक तो सबने ही कर लिया है, लेकिन जीपी कुछ नया था तो कई बच्चों को डाउट आया। ठीक है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने में भी दिक्कत आई। लेकिन देखो, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर समझ में पूरा आ रहा है लेकिन सवाल पढ़ता हूं तो बहुत डर लगता है, कंफ्यूजन होती है, क्या करूं सर? उसका एक ही जवाब है, ये वाली बीमारी बच्चों तुम में से कई लोगों को लगी होगी, उसका एक ही इलाज है। इलाज ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। बेटा ये 10th नहीं है मेरी जान, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि 10 सवाल तेरे को पढ़ाया फिर वैसे का वैसे ही 10 सवाल प्रैक्टिस दे दी फिर वैसे के वैसे ही 10 सवाल एग्जाम में आ गए, ऐसा नहीं होगा। यहां पे सब कुछ अपग्रेड होता जाएगा। ठीक है, क्लास में पढ़ाएंगे फिर थोड़ा सा और डिफिकल्टी बना के आपको डीपीपी में देंगे और अच्छे प्रॉब्लम आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, उनको फाइट करना है, उसमें अपना दिमाग लगाना है, अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना है। बच्चे अगर तुम इस ट्रेनिंग को नहीं समझ रहे हो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर तुम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, आईआईटी की तैयारी सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है, क्लासरूम के बाद जितना तुम सेल्फ मेहनत करते हो, जितना तुम पलट के डाउट पूछते हो, जितने तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ये सब इंक्लूडेड है आपकी आईआईटी की जर्नी के अंदर। अगर तुमने ये सारी चीजें अगर तुमने ईमानदारी से करी बच्चे, तेरा रिजल्ट पक्का है। लेकिन अगर तुमने मक्कारी करी, क्लास सुन लिया प्रैक्टिस नहीं करी, रिजल्ट गया। क्लास सुन लिया प्रैक्टिस करी, डाउट आया, डाउट नहीं पूछा, रिजल्ट गया। प्रैक्टिस भी कर ली, डाउट भी पूछ लिया, बट उसको फॉलो अप नहीं किया, जो सीखा डाउट के अंदर उसको दिमाग में नहीं बैठाया, उसका रिवीजन नहीं किया, रिजल्ट गया। बहुत 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरी जानिए, लेकिन अगर हमने ये ठान लिया कि इसको क्रैक करना है तो करना है भाई, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। नियम है, कायदे हैं, मैं जो बता रहा हूं सुनो, समझो और फॉलो करो, बस खाली तुम करते चलो। तुम्हें 1 महीने के अंदर रियलाइज होगा भैया अब हमें कई सारी चीजें बनने लग गई हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप अपने सीनियर से बात करना, वो कई मतलब 2-2 3-3 हफ्ते इस डर में रहते हैं यार ये कितना टफ हो रहा है, लेकिन जिस दिन वो बैठ के पढ़ने लग जाते हैं उनको समझ में आता है यार ये तो बहुत ही बेसिक बातें थी। आपको बस बैठना है, उसको बार बार करना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। ये वाले सवाल में एक मिसप्रिंट था, आपके मॉड्यूल में यहां सम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, वहां पे ये सम वाली बात जो है वो मिस हो गई है, तो ये मेरे नजर में आई है। बाकी कई बच्चे जिन्होंने ये देखा यहाँ पे सम का एक्सप्रेशन है उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं कर दे रहा हूं। भाई क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, कितनी है, 3 है, और आर की वैल्यू भी क्लियरली दिख रही है, 6/3 हो गई, 2 हो गया। सम ऑफ 5 टर्म्स करेंगे, कितना आ जाएगा, a इंटू आर की पावर 5 - 1 डिवाइड बाय r - 1। ठीक है, जो कि हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा a की पावर, a कितना है अपन लिख देते ना यहाँ पे, 3 इंटू 2 की पावर 5 - 1 डिवाइड बाय
2 - 1, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, देखो ये हो गया आपका 3 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32, 32 - 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 इंटू 3 दैट इज 93। चलो भाई 93, कोई दिक्कत? चलिए भाई बहुत बढ़िया, 93 आ गया आंसर। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है A15 है क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। अरे इस बात से मुझे बात याद आई, आप लोगों ने बहुत प्यारे नोट्स बनाए हैं, मुझ तक नोट्स पहुंचे भी हैं। तो एक बच्ची ने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, वो चेक कर ले, जो बच्ची है वो एक बार नोट्स चेक कर ले। उसने लिखा है सम ऑफ इनफाइनाइट, और ऐसा लिखा है शायद उसने लिखा है इफ r लेस देन 1 सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बच्चे ये आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहां पे, आप कह रहे हो कि अगर r 1 से लेस है तो जीपी का सम इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे फिर हम निकाल क्या रहे हैं, फिर हम ढूंढ क्या रहे हैं, जीपी का सम इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। मैंने ये बताया था कि अगर r लेस देन 1 है तो हम जीपी का सम लिख सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए उसकी अनगिनत टर्म्स को जोड़ सकते हैं और उसका एक फाइनाइट आंसर आएगा a 1 - r, ठीक है, a डिवाइड बाय 1 - r। और इसको मैं यहां यूज करने वाला हूं। देख बच्चे क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा हुआ है 6, मतलब कोई एक जीपी होगी जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, उसका सम कितना लिखा हुआ है 6। तो सम लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म लिखी हुई है 3 डिवाइड बाय 1 - r, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 - r इज इक्वल टू हाफ, तो r इज इक्वल टू 1 - हाफ यानी कि 1/2। ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। यार तुम लोग जो भी मुझे मैसेज या कुछ आपने नोट्स भेजते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं देखता हूं यार, जितना मेरे से हो पा रहा है, मतलब रात के 2-2 बजे तक मैं यार तुम लोग के लिए ही काम कर रहा हूं। मैं आपके मैसेज को ही देखता रहता हूं, सोचता रहता हूं कि मेरे बच्चों को कहां तकलीफ आ रही है, वो मैं जाके अगली क्लास में उनको बता दूं। लेकिन यार तुम लोग थोड़ा सिंसियर हो जाओ, क्योंकि यार बहुत ज्यादा बेसिक अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो लेक्चर को एक बार फिर से देखो, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है हर बात, ठीक है ना। चलिए भाई ओके, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल अपन ने लिया A16 मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 का A16 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में वेलोसिटी आधी हो जाती है, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 16 थी तो बोल रहा है वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। मैंने कल भी आपको बताया था, या तो आप बेसिक एक नॉलेज ले लो कि मतलब बेसिक आइडिया लगा लो कि यार अच्छा सर गुरुजी t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 16 थी, 1 सेकेंड बीतेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 8 गुरुजी, फिर अगला एक और सेकेंड बीतेगा वेलोसिटी हो जाएगी 4 गुरुजी, फिर अगला एक और सेकेंड बीतेगा वेलोसिटी उसकी आधी हो जाएगी 2 गुरुजी, उसके बाद एक और तो ये हो जाएगा 1। 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, 3 सेकेंड बीता, 4 सेकेंड बीता, वेलोसिटी हो गई 1। तो यार लगा दो ना आंसर 1, यही आंसर, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर तुम इसको जीपी से करना चाह रहे हो, जीपी से, तो मेरी जान देख, पहला टर्म क्या बनेगा 16, अगला टर्म क्या बनेगा 8, ठीक है। अब इससे ही क्लियर हो गया कि a इज इक्वल टू 16 है और r इज इक्वल टू 1/2 है, यहां से क्लियर हो गया। और कौन सा टर्म पूछ रहा है वो, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद दूसरा टर्म, 2 सेकेंड के बाद तीसरा टर्म, तो 4 सेकेंड के बाद फिफ्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 के लिए लिखना पड़ेगा a इंटू आर की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1/2 की पावर 4, जो कि हो जाएगा कितना 16 इंटू 1/16। क्लियर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ
A17, ठीक है, देखो ध्यान से, A17 का क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या कह रहा है। एक बॉल को ड्रॉप किया हाइट 10 मीटर से, रिबाउंड करा हाफ ऑफ इट्स हाइट ईच टाइम, टोटल डिस्टेंस। यार ये सवाल मैंने कल की क्लास में भी कराया था, तो ये सवाल अब मैं नहीं कराऊंगा, बट एक बार छोटी सी हिंट देता हूं। देख मेरी जान, जब तुम पहली बार बॉल को ड्रॉप करोगे तो ये आएगा 10, लेकिन इसके बाद बॉल ऊपर जाएगी 5 तक और वहां से वापस गिरेगी बेटा 5, फिर बेटा ऊपर जाएगी 5/2 तक, फिर गिरेगी। तो सीरीज ऐसे बनेगी मेरी जान, 10 + 2 टाइम्स ऑफ। अब यहां से हर टर्म में डबल आएगा क्योंकि ऊपर जाना और नीचे आना, तो ये हो गया 5 + 5/2 + 5/4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। और इन सारे डिस्टेंस को जब आप जोड़ लोगे तो यही सम आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्लास में हमने किया था। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो भाई नया टॉपिक, नए टॉपिक पे जाने से पहले एक बार मॉड्यूल डिस्कशन में सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। एक बार से जल्दी से जितने भी बच्चे सीरियसली इस लेक्चर को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं या फिर अपने आप से कमिटमेंट कर चुके हैं कि मैं बहुत सिंसियरली लेक्चर सुनने वाला हूं, एक बार दिल बना दो भाई, एक बार दिल बना दो, फिर गाड़ी रुकने नहीं वाली है। बहुत झमाझम आज पढ़ाई होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब आपने एक बार पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, लेकिन आज लेवल कुछ अलग ही जाने वाला है। बेटा जिसके भी पेंडिंग डाउट्स हैं, बिल्कुल भी मत टेंशन लो। एक हम लोग डाउट का सेशन प्लान कर रहे हैं, उसमें जो भी बचे कुछ डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अभी मेजॉरिटी ऑफ चीजें क्लियर हो रही हैं। डीपीपी का पूरा सोल्यूशन आप तक पहुंच रहा है वीडियो फॉर्म में, ठीक है ना। और मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस थे मैंने बोर्ड पे ले लिए, और अगर कोई डाउट बच गया है तो टेंशन बिल्कुल मत लो, डाउट सेशन में वो भी क्लियर करेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री पहले तो थोड़ा सा इसको फील करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तुम भी जानते हो कि सर आप ट्राइंगल बताओगे, फिर वो साइन बताओगे, कॉस बताओगे, ये सब सर हम लोग को आता है। लेकिन अभी मैं कुछ एक बात बोलने वाला हूं, शायद तेरे तोते उड़ जाएंगे सुन के। अगर मैं बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम पूरे यूनिवर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ही ऐसा टूल है जिसको यूज करके मैं यहां से सूरज तक की दूरी बता सकता हूं। तू सोच के देख, अगर इंसान ने सूरज तक की दूरी बता दी, अगर इंसान ने सूरज कितना दूर है धरती से ये बता दिया, तो तू बता क्या कोई चल के गया होगा? क्या कोई धरती से उड़ के गया होगा क्या सूरज तक? धरती का मतलब इतनी छोटी है चुन्नू सी सूरज के सामने, कोई क्या धरती से चल के गया होगा क्या सूरज तक नापने के लिए? सोच के देख, एक बार सोच के देख। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है इस बात में? तो भाई पूरे यूनिवर्स का मेजरमेंट हम ट्रिग्नोमेट्री के यूज से कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल टूल है। और पता है इसका बहुत बेसिक सा नमूना तुम लोग को पढ़ाया गया होगा 9th या 10th क्लास में, तुम लोग ने देखा होगा। बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक सवाल आया करता था, मतलब मैं जब छोटा था तब तो आया करता था, अभी भी आता होगा। तुम लोग याद करो, एक सवाल ये बहुत कॉमन है, स्कूल्स में कराया जाता है कि बताओ एक बिल्डिंग है और एक बच्चा है यहां से जो उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को जब देखता है तो उसका एलिवेशन है 30 डिग्री। अगर बच्चे से, ये जो बच्चा है इसको फिर से वही अपना नाम क्या है, चिंटुआ, अगर चिंटुआ से इस बिल्डिंग की दूरी, बच्चों इस बिल्डिंग की दूरी अगर चिंटुआ से बोल दी मैंने कि लेट से 20 मीटर थी, ठीक है 20 मीटर थी, तो बताओ इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? इस टाइप का सवाल
तुम लोग ने किया होगा, बताओ किया है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ भाई मुझे पता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, मुझे पता है। ठीक है, चलो तो ये तुम लोग को कराया गया था। अभी देखो, इसको मैं एक बार यहां पे कर दे रहा हूं तुम लोग के संतुष्टि के लिए कि तुम्हें पता है कि भैया ये जो एंगल के सामने वाला साइड होता है ना, इसको हमें पता है परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एंगल के बगल वाला जो होता है ना भैया साइड, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और भैया हमको ये भी सिखाया गया था कि tan ऑफ एंगल, यहां कितना एंगल है 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा भैया हाइट अपॉन बेस कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी जान, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20। तो तेरा h क्या आ गया मेरी जान, h आ गया 20/√3 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये हो गई बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बेसिक है। अगर तुम लोग को ये जानने में इंटरेस्ट है कि भैया सूरज तक की दूरी कैसे निकालेंगे, अगर जानने में इंटरेस्ट है जल्दी से लिख दो सूरज, सूरज लिख दो सूरज। अभी एक बहुत ही प्यारी सी बात बताऊंगा, आहा हो जाएगा एकदम। सूरज जल्दी से, बहुत बढ़िया। अब देख मेरी जान, क्या किया इन लोगों ने भाई, एक बहुत ही प्यारा सा मेथड होता है जो अभी हम जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में जाएंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तेरे को बस खाली इस बात की फील दिला रहा हूं कि देख सूरज तक की दूरी कैसे निकाली गई होगी, सोच के देखना। देख भाई, मान लेते हैं ये सूरज है, ठीक है, इसको बढ़िया इंग्लिश में लिख लेते हैं भाई, सन। ठीक है, और भाई एक बात सुन लो, ये कोई टॉपिक वाली बात नहीं है, ये बियॉन्ड टॉपिक है, तो प्लीज अपने आप को इसमें टेंशन में मत डालना कि भैया समझ नहीं आया। आप खाली इसको एक कहानी की तरह सुनो, इसका पूरा मेथड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिर से कवर होगा, फिर से होगा। अभी खाली ट्रिग्नो का मजा दिखा रहा हूं, ट्रिग्नो का। देख मेरी जान, ये सूरज था, हमने भाई धरती पे, मान ले ये धरती है, ठीक है, ये धरती है, तो हमने क्या किया, धरती के किसी एक पॉइंट पे, है ना, ये लेट्स से एक हमने ऑब्जर्वेटरी बनाई धरती के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, और हमने बढ़िया टेलीस्कोप लगा के एकदम प्रॉपर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल के सूरज का एंगल नापा। हमने कहा यार इसका एंगल नापते हैं, ठीक है, हमने इसका पूरा एंगल नापा तो हमें कोई एंगल मिला, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस ऑब्जर्वेटरी से शिफ्ट होके हम चले गए दूसरी ऑब्जर्वेटरी। मान लो एक ऑब्जर्वेटरी थी भाई तुम्हारे लेट्स से न्यू दिल्ली में, और एक ऑब्जर्वेटरी थी लेट्स से चेन्नई में। हम दूसरी ऑब्जर्वेटरी पे चले गए, सेम इंस्ट्रूमेंट लेकर, और फिर से हमने सूरज का इंक्लिनेशन नापा, सेम टाइम पे, सेम मंथ में, सेम डेट पे, सेम सीजन में, और हमें मिला यार इंक्लिनेशन थोड़ा सा बदल गया है। इसको मैं यहां बनाता हूं स्ट्रेट लाइन से, देखो मालूम पड़ा इंक्लिनेशन थोड़ा बदल गया है। अब जब हमने पहले नापा था तो मान लो कोई आया होगा एंगल लेट्स से 16 डिग्री, कि हमें सूरज 16 डिग्री के इंक्लिनेशन पे दिख रहा है। हमने चेन्नई से जाके नापा, मालूम पड़ा कि वो हो गया लेट्स से 16.5 डिग्री, मतलब एंगल बदल गया। अब जो एंगल बदला वो बदलाव हमको यहां दिखेगा, ये आपका हो जाएगा चेंज इन एंगल, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के कारण ये भी हो जाएगा क्या, चेंज इन एंगल। अब पता है क्या मजे की बात देख बच्चे, ये दूरी दिल्ली से चेन्नई की तेरे को पता है लेट्स से डिस्टेंस d है, ये तो अपन नाप सकते हैं। बढ़िया ट्रेन में बैठेंगे या तो गाड़ी में बैठ जा,
दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस पता है अपने को, पता है इतना आता है अपने को, ठीक है ना, इतना ह्यूमन काइंड एडवांस हो चुका है, दिल्ली से चेन्नई तो पता लगा ही लेंगे भाई, ठीक है। ये डी पता था, अब ये एंगल भी पता चल गया। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें ये पावर देती है कि अगर 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 तुम्हें किसी ट्राइंगल में एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तुम सारी चीजें वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तो देख क्या किया इन लोगों ने ये बोला कि भैया ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है और ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बहुत छोटा सा आर्क मान लेंगे। और हम जानते हैं कि ये जो लेंथ है, इसको मैं बोल देता हूं लेट से, सन से डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, लेट से इसको बोल देते हैं कुछ एस, ठीक है भाई, एस या आर बोल देते हैं, आर बोल देते हैं इसको, ये हो गया डिस्टेंस आर। तो हमें पता है कि कभी भी लेंथ, मतलब किसी भी लेंथ को अगर आप हल्का सा टर्न करोगे तो जो एंगल बनेगा उससे अगर अपन इस एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आर्क लेंथ मिल जाएगी एल इंटू डेल्टा थीटा, एल इंटू डेल्टा थीटा। तो हमें ये आर मिल जाएगा, मतलब आर के अंदर अगर हम इंटू करेंगे डेल्टा थीटा तो हमें ये डिस्टेंस डी मिल जाएगा और हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे डी बाय डेल्टा थीटा करके। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल में नहीं लगती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सिखाने के लिए राइट एंगल यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री हर ट्राइंगल में लगती है। एक बार और बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन, एक बार बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। अगर बहुत बड़ा कोई एक लाइन है और इस लाइन को मेरी जान एक और लाइन बनाई गई ऐसे, तो ये अपना हो गया सूरज, ये हो गया तुम्हारा सन, और हमने ये एंगल पता लगा लिया था डेल्टा थीटा। सर कैसे पता लगाया था बच्चे? एक बार हमने दिल्ली से नापा, एक बार हमने चेन्नई से नापा और हमने दिल्ली से चेन्नई की दूरी को डी नाप लिया। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि आर्म लेंथ इनटू एंगल इज इक्वल टू आर्क। अगर एक सर्कल के अंदर आप आर्म लेंथ को, ये एंगल थीटा है, तो आप भी जानते हो अगर ये रेडियस आर है तो ये आर्क लेंथ जो होती है, लेट्स कॉल इट एज एल, ये हो जाएगी आर इंटू थीटा। तो हमने क्या करना है, ये सूरज से लेकर धरती की दूरी को आर बोल दिया, आर इंटू डेल्टा थीटा यानी कि आर्क लेंथ, और वो कितनी हो गई, चेन्नई से दिल्ली के बीच की दूरी हो गई, क्या हो गया, डी। आर आ गया बच्चे अपना कितना, डी अपॉन डेल्टा थीटा। बात समझ में आई क्या? अरे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है भाई, तुम्हें जादू दिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री कितनी पावरफुल चीज है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यहां से शुरू नहीं होती है। जादू देख लिया, भौकाल देख लिया ट्रिग्नोमेट्री का, अब आजा भाई तेरे प्यारे से राइट एंगल ट्राइंगल पे, तेरे प्यारे से राइट एंगल ट्राइंगल पे आजा। ये वाली बात, ये पूरा मेथड है पैरेलेक्स मेथड, ये पूरा एक मेथड है पैरेलेक्स मेथड टू बी टॉट अगेन आफ्टर ट्रिगोनोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री का भौकाल दिखा रहा हूं तुमको। एक बार ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो इस टॉपिक को हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए, जिनको मेरी बात कन्वे हो गई है, एक बार भाई थम्स अप बता दो, एक बार थम्स अप करके दिखा दो भाई जिसको बात क्लियर हो गई है।
डेल्टा क्या है? डेल्टा है कुछ भी नहीं, डेल्टा इज नथिंग बट ये मान लो कि θ1 माइनस θ2, ये दो एंगल हैं, ये चेन्नई, ये दिल्ली वाला एंगल है, ये चेन्नई वाला एंगल है, दो ऑब्जर्वेटरी से दो एंगल लिए थे ना, उनका डिफरेंस को डेल्टा थीटा बोला है। बेसिक मैथ्स कब खत्म होगा? बेसिक मैथ्स भाई, बेसिक मैथ्स चलेगा आपका लगभग बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर्स, ये कुल मिला के लगभग 15 लेक्चर्स चलेगा, 15 लेक्चर चलेगा, 15 लेक्चर बेसिक मैथ्स प्लस वेक्टर्स। उसके बाद, इसके बाद भाई, इसके बाद मेरी जान, इसके बाद आएगा तुम्हारा लवडब फिजिक्स। इसके बाद आएगा चलिए भाई, अब आ जाते हैं अपन एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे, एकदम बेसिक हलुआ लेवल से चालू करेंगे और जाएंगे सूरज की दूरी निकालने तक वाले कॉन्सेप्ट पे। बिल्कुल भी डरना नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट बताया है वो बस इसलिए बताया है कि तेरे को ट्रिग्नोमेट्री का पावरफुल यूज समझ में आ जाए। तो ये समझ जाए मेरी जान कि ट्रिग्नोमेट्री कोई हल्की चीज नहीं है, बहुत बहुत काम की चीज है, लेकिन शुरुआत वहीं से होगी अपने प्यारे से राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, चल भाई, अब देख, अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस, अच्छा ये कहां पे बात हो रही है? सर ये बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जिसके अंदर एक परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट वाला जो साइड है वो आप एंगल के बगल वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, बेस, पूरा लिख दे रहा हूं, बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज या फिर कैपिटल एच। ठीक है, ये बेसिक अपना ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत बेसिक रेशोस की बात हो रही है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं? पहली बात कर रहे हैं रेशोज। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा। अब देखो ये जो साइन लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली पूरा वर्ड इसका होता है SINE, साइन। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? साइन, मतलब सिंबल वाइज क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ठीक है, पूरा वर्ड है साइन। उसी प्रकार से जैसे कॉस थीटा तो देखा होगा, बट ये कॉस का पूरा वर्ड जो होता है, पूरा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पूरी वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, पूरा टर्म जो होता है वो क्या होता है? कोसाइन। ठीक है, चलिए भाई आगे देखो भाई, आगे देखो। अब ये देखो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिंपल सी बात है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि एक ट्राइंगल में और बना लेता हूं, यहां पे एक और छोटू ट्राइंगल बना लेते हैं जिसके अंदर कोई रैंडम वैल्यूज डाल देंगे। लेट्स से ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया लेट्स से 3 हो गया, ये हो गया लेट्स से 4 हो गया। अजय
राइट एंगल ट्राइंगल है तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई। एक काम करते हैं, अच्छी वैल्यू ले लेते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं, ये हो गया भाई 4, तो ये आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये लंबा दिख रहा है तो इसको 4 लेते हैं, ये छोटा दिख रहा है इसको 3 लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो आपके सामने हो गया, और लेट से ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये थीटा है तो सामने क्या परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस क्या हो गया 5, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 3/, इस गिवन ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत? यहां पे देखो बच्चे, अगर मैं लिख लूं यहां पे, अगर इसको मैं नेक्स्ट रेशो की बात करूं, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस इस वाले के अंदर कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद tan थीटा की बात करें, tan थीटा होता है मेरी जान परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले एंगल की बात करें, परपेंडिकुलर कौन है, ये थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर माना जाएगा थीटा के लिए, और थीटा के बगल वाला साइड थीटा के लिए बेस माना जाएगा। सर थीटा के बगल में तो ये 5 भी है, अरे लेकिन 5 क्या है 90 डिग्री के अपोजिट वाला है, वो हाइपोटेनियस ही रहेगा हमेशा। ठीक है ना, तो ये वाला 4 हो गया, तो tan थीटा कितना हो जाएगा मेरी जान 3/4। ये एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इनके इनवर्स भी हैं। ठीक है ना, इनवर्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, रेसिप्रोकल भी हैं इनके। क्या क्या है एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फटाक से लिख दे रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। इसी प्रकार से अगला, यहां पे काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, फिर और आएंगे कोसेक थीटा जो कि हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, जो कि हो जाएगा क्या हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, सेक थीटा, अपोजिट कहने का मतलब 1/cos, रेसिप्रोकल बोलना चाहिए, सेक थीटा जो कि होता है 1/cos थीटा, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद tan का क्या होता है कॉट, कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा जो होता है वो हो जाता है कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कहानी कहानी 10th क्लास वाली। क्लियर है क्या? बेटा अभी अभी बहुत बहुत सिंपल लग रहा है, अभी देख बस 5 मिनट ही सिंपल और लगने वाला है बस। उसके बाद भाई ध्यान रखियो, कुर्सी पकड़ के बैठ जाइयो अच्छे से। हाँ बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है आगे वाला मामला। हाँ भाई, चलो यहां तक समझ में आ गया। चलो भाई, अब जल्दी से ये टेबल हम लोग भरेंगे, बहुत जल्दी से, बहुत रफ्तार में ये टेबल भरेंगे। और देख बेटा क्या क्या बोला हुआ है, ये वो सारे एंगल दिए हुए हैं जो तुमने पढ़े हुए। 0 डिग्री तुम्हें आता है, 30 डिग्री तुम्हें आता है, 45 डिग्री तुम्हें आता है, 60 डिग्री तुम्हें आता है, 90 डिग्री तुम्हें आता है। ये हो सकता है 2 नए एंगल हो जो कुछ लोगों को नहीं आते होंगे। ठीक है, तो एक बार से हम ये पूरा भरेंगे और इन 2 एंगल को भी सीखेंगे। ठीक है, कोई टेंशन? चल बेटा यहां पे देख, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 निकालेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। चल बेटा
कॉस के लिए लिखेंगे, कॉस के लिए क्या लिखेंगे, देख बेटा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, चलो अब tan निकालेंगे। tan की वैल्यू देख बेटा, tan की वैल्यू देख, tan 0, अच्छा tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एक और तो तुम्हें रिलेशन पता ही होगा कि tan थीटा जो होता है वो हो जाता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये रिलेशन तो तुम्हें पता ही होगा। अगर ये रिलेशन तुम्हें पता है तो अपन इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0/1 0, ठीक है, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3। tan 45 दोनों सेम है तो रेशो क्या आएगा, 1, ठीक है। tan 60 क्या आ जाएगा, √3। अब आएगी बारी tan 90 की, तो tan 90 यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। इसको इंफिनिटी मत लिख देना, इट इज नॉट डिफाइंड है, वहां पे कोई टर्म डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अगर मुझे करना पड़े अब कॉट का, तो कॉट में क्या करना है, 1/tan करना है, तो 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड, ठीक है। या फिर कॉट को तुम क्या कर सकते हो, 1/tan की जगह तुम लोग कॉट को लिख सकते हो, कॉट थीटा को 1/tan कर लो, या फिर कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब कॉस बाय साइन चलेगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/tan थीटा करना है, कितना हो जाएगा ये, √3, 1/1 1, 1/√3 1/√3, और ये हो जाएगा 0/1 दैट इज 0। क्लियर है। चलिए भाई, इसी प्रकार से ये सेक थीटा और कोसेक थीटा ये आप लोग भरेंगे। और अब बारी आ गई है इन दो एंगल को समझने की। तो आपको याद रखना है, आपको एक ट्राइंगल याद रखना है। इसको कैसे बना, यहां बना लेते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं भाई। ये एक ट्राइंगल याद रखना है, थोड़ा छोटा कर दें क्या, इसको छोटा कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, नया बनाते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। कहां बनाया जाए, अगले पेज पे बनाते हैं, पहले समझ लेते हैं। अगले पेज पे एक ट्राइंगल याद रखना है भाई। इस ट्राइंगल का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 3 4 5। ये ट्राइंगल आपने हजारों बार देखा होगा, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर कुछ बात आपको शायद ना पता हो कि ये 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है, ये 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हें ये बात मैंने बताई, उसके बाद सारा खेल आसान हो गया। अगर कोई बोलता है साइन ऑफ 37 डिग्री बताओ, तुम क्या बोलोगे, अच्छा साइन 37, ये लो बेटा, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5, तो आंसर आ गया 3/5। कोई बोले नहीं मुझे तो आप tan ऑफ 53 डिग्री बता दो, तुमने कहा बहुत बढ़िया, 53 के सामने वाला क्या है, 4। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 53 के सामने 4, 53 का बेस 3, क्या हो जाएगा यहां पे 4/3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये बात। चलिए, तो अब ये एंगल अपने को भरने हैं, ठीक है। एक बार करके दिखा रहा हूं, देख लो बेटा। साइन ऑफ 37 3 4 5 का ट्राइंगल याद रख, 3 4 5 3 4 5, और ये एंगल 37 होता है मेरी जान, ठीक है। तो जब साइन 37 पूछा गया है तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, 3, तो ये हो जाएगा 3/5। जब साइन 53 पूछा है, 53, तो ये वाला एंगल होता है 53 के अपोजिट में कौन सी साइड है, 4, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 4/5। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद cos ऑफ 37 डिग्री, cos ऑफ 37 डिग्री क्या होता है, अब देख 37 ये रहा, ध्यान से देख, इसको अगले पेज पे देख एक बार। cos ऑफ 37 डिग्री, देख 37 डिग्री ये रहा,
इसका बेस कौन बनेगा, 4 बनेगा, 37 के बगल वाला बनेगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो कॉस ऑफ 37 क्या आएगा आंसर, कॉस ऑफ 37 क्या आएगा आंसर, 4/5। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अब देख कॉस ऑफ 53 डिग्री क्या होगा, कॉस ऑफ 53, ये वाला एंगल 53 है, फिर से देख ये एंगल 53 है, कॉस ऑफ 53 का पड़ोसी कौन है, 3, तो 3/5, तो कॉस ऑफ 53 डिग्री अगर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। क्लियर है। अगर तेरा मन कर रहा है नहीं सर मुझे एक काम करो tan ऑफ 37 डिग्री भी बता दो, तो बेटा 37 का tan निकालना है, 37 के सामने कौन है, 3, ये होगा परपेंडिकुलर, 37 के बगल में कौन है, 4, ये हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा 3/4। सो tan 37 की वैल्यू आएगी 3/4 और tan 53 की वैल्यू आएगी 4/3, cos 53 की वैल्यू आएगी 3/5। अब ये जो सारा आपका ये टेबल है एक बार आप ट्राई करना और दिमाग में खाली ये बात डाल लेना कि आपको कौन सा ट्राइंगल सोचना है, आपको कौन सा ट्राइंगल सोचना है, आपको सोचना है ट्राइंगल जिसका एक साइड होगा 3, दूसरा साइड होगा 4 और तीसरा साइड होगा क्या, 5, और 3 के सामने वाला 37 डिग्री, 4 के सामने वाला 53 डिग्री। और इस ट्राइंगल को सोचने के बाद मेरी जान, इस ट्राइंगल को सोचने के बाद तुम जितने चाहो उतने रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहां तक बात क्लियर है भाई, जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, अगर यहां तक बात क्लियर है जल्दी से थम्स अप कर दो तो गाड़ी आगे बढ़ाएंगे भाई, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। ये एकदम बेसिक आपके 10th क्लास का था, अब मामला आगे बढ़ने वाला है। भाई जो बालक ध्यान से सुन रहा है उसको मेरी बात समझ में आएगी। अगर तुम सिर्फ फोन चला रहे हो, कमेंटबाजी कर रहे हो, तुम्हें बात समझ नहीं आएगी। बहुत सिंपल बात मैंने बोली है, एक ट्राइंगल बोला है उसमें 3 4 5 बोला है। अगर तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा ना मेरे भाई, तो यार तुम बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। पूरे जेई की तैयारी करनी है, तुम्हें 3 4 5 का ट्राइंगल नहीं आ रहा क्या समझ में? चलो भाई ठीक है, तो क्या नया सीखा हमने, क्या नया सीखा, व्हाट इज द न्यू थिंग? न्यू थिंग इज, एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, दिस इज द न्यू थिंग। अगर कोई 3 4 5 का ट्राइंगल हो, उसमें यह एंगल 37 डिग्री होता है, यह एंगल 53 डिग्री होता है। सर अगर ट्राइंगल सर 3 4 5 की जगह 6 8 10 का हो तो भी एंगल सेम रहेंगे। मतलब इसको तो मान लो ये 3n ले लो, 4n ले लो, 5n ले लो, यानी कि अगर कल को एक दूसरा ट्राइंगल आ जाए, जिसके अंदर ये लेट से n की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 3n की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। अगर ये आ गया ट्राइंगल तो फिर से ये 37 डिग्री होने वाला है, फिर से ये 53 डिग्री होने वाला है, क्योंकि अगर एक बार tan 37 डिग्री का वैल्यू बन गया है 3/4, तो यार यहां 9/12 भी तो 3/4 ही होता है, तो इसीलिए ये एंगल अभी भी 37 डिग्री रहने वाला है। क्लियर है? चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री का। ठीक है, देखो भाई आप लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंगल को डिग्री में नापा होगा, ठीक है, आप लोगों को डिग्री पता होगी, जैसे कि
30 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ये रेडियन क्या है, और रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन समझेंगे, फिर कन्वर्जन भी समझेंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी देखो इसको, चलो भाई एक बार देखो। पहले तो सबसे पहले मेरा सवाल क्या है, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है भाई? एंगल क्या है? एंगल क्या होता है? एंगल होता है भाई एक कोना, कोई भी कोना, जैसे कि तुम्हारे घर की दीवार, जहां दो दीवार मिल रही है वो भी एक कोना है, ठीक है, वो भी एक एंगल है, वहां एंगल बन रहा है। अच्छा, घर का वो कोना जहां तीनों दीवार मिल रही है, एकदम वो वाला कोना जहां तीनों दीवार मिल रही है, वो भी क्या है? एक एंगल है, ठीक है। लेकिन सर हम लोग तो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि कभी भी अगर एक लाइन हो और दूसरी लाइन उससे कुछ इंक्लिनेशन पे हो, तो उनके बीच में जो बनता है हम तो उसको ही एंगल बोलते थे। हाँ, ये एंगल है, लेकिन ये कैसा एंगल है? ये 2D एंगल है, ये 2D एंगल है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है क्या? प्लेनार एंगल। इसको एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्लेनार एंगल। मतलब जो एंगल एक प्लेन में बना हो, जो एंगल एक प्लेन में बना हो। जब हम आगे फिजिक्स में डेप्थ में जाएंगे तब हम बात एक चीज की और करेंगे जिसका नाम होगा 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। अभी के लिए ये टॉपिक हमारे लिए नहीं है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मोटी भाषा में हम किसी भी कोने को एंगल बोल सकते हैं। अगर वो कोना एक प्लेन पे बन रहा है तो वो 2D एंगल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? बात यहां तक समझ में आई? जैसे कि ये देख, जैसे कि देख, ये लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन खींची, ये एक प्लेन है, ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, यहां पे ये देख, ये कोना बन रहा है, तो ये कोना एक हमारा एंगल हो गया। ये दिस इज एन एंगल, ये एक एंगल है। अब एंगल नपेगा कैसे? तो एंगल नापने के लिए 2 यूनिट्स अपने को पता है, अभी तो 2 ही पता है, और भी यूनिट्स होती हैं। लेट से एक हो गई डिग्री, एक हो गई डिग्री, और एक हो गई रेडियन। सर ये रेडियन किस बला का नाम है? अब वो रेडियन को समझते हैं, ठीक है। चलो, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई एक लाइन लूं, ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक लाइन ली, और इस लाइन का लेट से, इस लाइन का लेंथ जो है, लेट से दैट इज आर, इस लाइन का लेंथ जो है वो आर है। अगर बेटा मैंने इस पॉइंट को कर दिया फिक्स, ये वाला पॉइंट कर दिया फिक्स, और ये वाला पॉइंट था मूवेबल, ठीक है, ये लाइन जो है ए बी लाइन जो है, ये ए बी लाइन में ए को कर दिया फिक्स और बी है मूवेबल। जैसे कि इस पेन को देख, इस पेन को देख, इस पेन के इस पॉइंट को मैं फिक्स कर दे रहा हूं और इस पॉइंट को मैं घुमा रहा हूं, तो ये देख ऐसे इसको घुमा लूंगा, ऐसे इसको घुमा लूंगा, देख ऐसे घुमा लूंगा, ये पॉइंट क्या है? फिक्स है, और इसको घुमा सकता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो अगर ऐसा ही मैंने इसके साथ भी किया, तो इसको मैंने घुमा दिया, मैंने कितना घुमा दिया अभी बताता हूं बेटा। देख, इसको मैंने घुमा दिया, मान ले इसको मैंने कोई एक एंगल थीटा घुमा दिया, तो हमारा बी यहां पहुंच गया, ठीक है, ये हो गया बी डैश, बी की नई पोजीशन। और तुम जानते हो कि अगर कोई फिक्स लेंथ अगर रोटेट करती है तो यहां पे क्या बनेगा? आर्क बनेगा। क्या बनेगा? आर्क। ये हो जाएगा एक आर्क बनेगा बेटा ये, ठीक है, दिस इज एन आर्क, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आर्क की लेंथ को हम क्या बोल देते हैं? लेट्स से एल। आर्क की लेंथ को हम क्या बोल देते हैं? एल, ठीक है। तो एक रिलेशन क्या है? आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एल, यानी कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, जो भी लेंथ है अब वो रेडियस हो गई, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट फिक्स कर लिया तो ये एक सर्कल की तरह होगा, सर्कल की तरह। अभी हमने पूरा नहीं किया वरना सर्कल बन जाता। तो ये आर्क है, तो ये रेडियस हो गई और ये एंगल हो गया, तो आर इंटू थीटा क्या हो गया? एल हो गया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है, ये है एंगल। और अगर ये लेंथ तुमने मीटर में ले लिया और ये रेडियस भी तुमने मीटर में ले लिया, तो ये यूनिट सारी कट जाएंगी, ठीक है। अब कोई यूनिट तो बची नहीं, बट फिर भी इसको एक यूनिट दी गई जिसका नाम था रेडियन, जिसका पूरा क्या नाम था? रेडियन नाम था। क्या नाम था? रेडियन, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? इस यूनिट का नाम क्या रखा गया? रेडियन। अच्छा सर, एक पूरे सर्कल में कितना रेडियन होता है? अभी दिखाता हूं। देख, अगर एक पूरे सर्कल की बात करी जाए मेरी जान, तो देख रेडियस कितना हो गया? आर। और मैंने क्या सिखाया है? आर्क लेंथ। तो भाई मेरे को ये पूरी की पूरी आर्क लेंथ लेनी पड़ेगी, तो पूरी की पूरी आर्क लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। मतलब अगर मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, जिसको तुम लोग 360 डिग्री के नाम से जानते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पूरी आर्क लेंथ देख ले बेटा, देख ले। एंगल का क्या डेफिनेशन था? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। एंगल क्या था? यहां देख थीटा, इसको फिर से लिख रहा हूं, देख थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ है 2 पाई आर, और 2 पाई आर को आर से डिवाइड कर देंगे तो एंगल आ जाएगा। ये थीटा है, लेट्स से थीटा, ये एंगल है पूरा थीटा, लेट्स से, जिसको हम 360 डिग्री भी जानते हैं, ठीक है। तो ये थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, आर से आर कट गया, क्या आंसर आ गया? 2 पाई। तो ये जो पूरा एंगल है थीटा का 2 पाई, अब ये 2 पाई तो अलग है, ये 2 पाई तो डिफरेंट चीज है, और यहां 360 डिफरेंट चीज है। बेसिकली एंगल जो है थीटा वो 2 पाई भी है अगर हम रेडियन में लिखना चाहेंगे तो, और यही एंगल 360 भी है अगर हम डिग्री में लिखना चाहेंगे तो। क्लियर है क्या ये बात? क्या ये बात क्लियर है? चलो एक बार और समझ लो इस चीज को, एक बार और समझ लो कि कभी भी अगर ये कोई एक आर्क है, रेडियस आर का, और अगर आपने इस लाइन को घुमा दिया कोई एंगल थीटा से, तो भाई ये इधर एक आर्क बनाएगी। इस आर्क की लेंथ अगर एल है तो थीटा की वैल्यू होती है एल बाय आर, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। बस इतनी सी कहानी है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसको याद रख लो भाई, इसको याद रख लो। अब इसको कन्विंसिंग सुनाने के लिए क्या करा मैंने? इसको कन्विंस करने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि एक सर्कल को याद करो, रिमेंबर वन सर्कल का ये जो पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब पूरी की पूरी आर्क की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो पूरा एंगल होता है ये लेट्स से थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ 2 पाई आर डिवाइड बाय आर करेंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 2 पाई। तो ये 2 पाई आपका जो है वो क्या है? रेडियंस में है। तो 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक क्या था भाई? कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन सीखते हैं भाई, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल कहानी है, सिंपल। व्हाट टू रिमेंबर, अगर ये सवाल है तो इसका सिंपल आंसर है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस ये याद रखना है भाई, बस ये याद रखना है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि सर काम की बात तो सिर्फ इतनी सी है कि पाई रेडियन ये 2 को उधर ले जाएंगे, मतलब काट देंगे 2 से ये 360 को, क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। काम की बात खाली इतनी सी है, काम की बात ये है भाई। बाकी सब आपके लिए अभी बिल्कुल भी काम का नहीं है। काम की बात है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्या ये बात क्लियर है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री याद रहेगा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री याद रहेगा? चलो भाई आगे देखो, अगर ये याद रह जाएगा तो आगे देखो। बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो भाई, इसका आंसर आएगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो पहले का आंसर 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 90 डिग्री है, तो पाई बाई 4 कितना होगा? 90 बाई 2 कर दो, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब पाई बाई 6 कितना होगा? तो पाई कितना है? 180, 180 डिवाइड बाई 6 करोगे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 2 पाई बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बाई 3 इंटू पाई को डिग्री में कर दो, 180 डिग्री। कितना हो गया मेरी जान? ये हो गया 60 डिग्री इंटू 2, टोटल 120 डिग्री। पाई बाई 12 मतलब क्या करना पड़ेगा सर? 180 डिग्री, पाई को 180 डिग्री कर देंगे, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा भाई बताओ? ये आ जाएगा 1 जा एंड फिर वो 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 जा, तो ये हो गया 15 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया 15 डिग्री। तो सर ट्रिक क्या है इसकी? सर एक बार सर प्लीज ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक बेटा बहुत सिंपल है। ट्रिक ये है मेरी जान कि अगर पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन होता है 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है ना, 1 और ऐसा भी लिख सकता हूं 180 बाय पाई डिग्री। सर पाई की वैल्यू क्या होती है? अरे वही जो तुम्हें पता है 22/7 यानी कि 3.14। आगे भी होता है लेकिन अभी इतना ही लिख लो। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस, तो भैया x रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू x डिग्री। ठीक है ना, तो खेल खाली इतना है कि अगर तुम्हें किसी रेडियन वाले को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 ये स्टार पॉइंट है, नोट करके लिख लो। टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री
क्या करना है, मल्टीप्लाई, पूरा लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 बाय पाई, ठीक है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए, अरे कुछ भी गलत नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना, सब सही है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। चलो भाई, ओके, अब करेंगे कन्वर्जन डिग्री से रेडियन का। तो वही वाली कहानी फिर से रिपीट कर लेंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो भैया 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, बहुत सिंपल। तो क्या करेंगे, तो भैया x डिग्री कितना होगा, x डिग्री होगा पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। मतलब अगर कभी तुम्हें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कौन बनेगा, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बनेगा पाई बाय 180, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। इसके लिए क्या करना है, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया समझ में। इस सवाल को कर दो भाई, इस सवाल को कर दो, इस सवाल को कर दो जल्दी से। चलिए, क्या हो रहा है इसके अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan थीटा दिया हुआ है कितना, 2, ठीक है, मतलब tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो जिसके अंदर एंगल पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2, बेस की वैल्यू है कितनी, 1। तो भैया हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लो मन में, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट ऑफ 5, ठीक है ना। तो अब मुझे इस ट्राइंगल में तीनों साइड पता चल चुकी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा तो बहुत ही सिंपल है, सामने वाला साइड ले लेंगे परपेंडिकुलर, साइन थीटा हो जाएगा मेरी जान क्या, परपेंडिकुलर हो गया 2, हाइपोटेनियस हो गया √5, 2/√5। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब यहां से जो कहानी शुरू होने वाली है, देखो भाई 5:18 हो रही है, 5:18 हो रहा है। ये वाला जो टॉपिक है, अगर ये तुमने नहीं सीखा आज की क्लास में तो आज की डीपीपी तुम नहीं कर पाओगे, फिर मुझे उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी तुमने अभी तक सीखा है ये तो तुम्हें आता ही था लगभग। ये 10th की बात थी,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर दो, ये सब तो तुमने एकदम 10th क्लास की बातें सीखी हैं। मेन खेल यहां से शुरू हो रहा है। अब आ गए अपन लोग 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में। और भाई ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो आपके मॉड्यूल में आपको दिख रही है, भयंकर भयंकर, ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए अब खेल शुरू होगा। तो देखो भाई, ये है क्वाड्रेंट सिस्टम। अब क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है? तो कोई भी अगर हमें किसी एक प्लेन को डिफाइन करना हो तो हम उसको किन्हीं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करके किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम आपका बहुत सारे काम आता है, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। कन्वेंशनली क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स हो गया, है ना, मतलब ये माइनस एक्स का डायरेक्शन है, ये प्लस एक्स का डायरेक्शन है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ठीक है। कन्वेंशनली क्या हो रहा है, हम एंगल को ऐसे नाप रहे हैं, देखो मेरी जान, कन्वेंशनली हम एंगल को ऐसे नाप रहे हैं। कहां से नाप रहे हैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। हम एंगल को ऐसे नाप रहे हैं, ऐसे, मतलब हम चालू करेंगे एंगल को नापना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ऊपर के तरफ चलेंगे और इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। भाई देखो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऊपर 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, घड़ी ऐसे उतरती है, ये है क्लॉकवाइज। अगर मेरा हाथ ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, उल्टा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन है कि जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। और हम एंगल मेजर करना चालू करते हैं पॉजिटिव एक्स के साथ, तो हम ये मेजर करते हैं एंगल। अब ये जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल का भी डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। देखो तो अभी ये आ गया अपन थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या चीज है वही बताने वाला हूं बेटा। देखो जब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है ये जिसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, एक्स हो गई है नेगेटिव और वाई तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं जब एक्स भी नेगेटिव हो चुका है और वाई भी नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट, अब इसको बनाऊंगा नहीं, बहुत मेसी हो जाएगा ये, तो इसको रोनाल्डो कर देते हैं। एक्स यहां पे पॉजिटिव हो गया है और वाई हो गया है नेगेटिव, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भाई आपके 4 क्वाड्रेंट है, ये हैं आपके 4 क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज क्या है, अभी क्या है आप लोग को ये सिर्फ एक्यूट एंगल्स के साइन कॉस टैन पता थे। अभी तक सिर्फ एक्यूट एंगल के रेशोज पता थे, ठीक है ना। अभी तक तुम्हें सिर्फ क्या निकालना आता था, 0 निकाल लोगे, 30 निकाल लोगे, 45 निकाल लोगे, 60 निकाल लोगे। अभी मैं बोल दूं साइन ऑफ 150 डिग्री, अभी मैं बोल दूं साइन ऑफ 150 डिग्री, तुम में से किसी को नहीं आता होगा ये। तो यही सिखाने के लिए पहले क्वाड्रेंट सिस्टम सीखो। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, अगर तुम्हें ये सारे क्वाड्रेंट पता हैं, तो
मैं तुम्हें एक आगे रूल पे लेके चलता हूं जिसका नाम है ASTC। पहले मुझे ये जानना है तुम में से कितने लोगों को ASTC रूल पता है? कितने लोगों को ASTC रूल पता है? कितने लोगों को ASTC रूल पता है भाई? नहीं पता है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं पता होना चाहिए, कोई बात नहीं। ASTC को याद रखने का तरीका, ऑल स्कूल टू ठीक है, और भी कई कई शॉर्टकट हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो। अगर कोई भी एंगल एक्यूट हो रहा है, कैसे एक्यूट हो रहा है सर? अगर कोई एंगल इधर है, जैसे कि इधर, इधर मतलब किधर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कब रहेगा? एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा जब थीटा बिलोंग करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 से 90 तक। एक्चुअली अगर मैं 90 को इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, हम एक्सिस को अलग से पढ़ लेंगे, वी विल रीड एक्सिस सेपरेटली। अभी इनको ओपन इंटरवल में डाल देता हूं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी एंगल 0 से 90, पहले एक बात को समझो, ये वाला जो एंगल है ना, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पे आपका कौन सा एंगल है? यहां पे आपका 0 डिग्री है। अगर ये पिंक वाली लाइन इस पे आ जाएगी तो 0 डिग्री। ये वाला आपका कौन सा लाइन है? ये लाइन आपकी 90 डिग्री को दिखाती है, दिस शोज 90 डिग्री। तो अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो ए मतलब ऑल, ऑल मतलब अगर 0 से 90 में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all ratios are positive, all ratios are positive। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं कोई एंगल ले लूं 0 से 90 के बीच में, यानी कि कोई भी एंगल रैंडमली चेक करो, रैंडमली मतलब मैं लिख दूं tan ऑफ 49 डिग्री, cot ऑफ 32 डिग्री, साइन ऑफ 59 डिग्री, ये कोई भी एंगल, अगर ये एंगल 0 से 90 के बीच में है, अगर ये 0 से 90 के बीच का एंगल है, तो इनके जो रेशोज हैं वो हमेशा कैसे आएंगे? वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मेरी जान, अगर ये एंगल, ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, अगर ये एंगल चला गया बच्चे तेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, सर सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ सर? बेटा मतलब ये हुआ कि तेरा एंगल 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, बट ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है ना? मतलब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो पहले तो एंगल को समझो, क्या होगा एंगल? थीटा विल बिलोंग टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर एंगल इसके बीच का है तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट में गिनेंगे। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो 1/sin भी पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन एंड क्या? कोसेक, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, कॉस भी नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव होगा, सब नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट साइन। ठीक है ना?
इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट को लिखा है एस, ऑल साइन, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल रेशोज, साइन, टैन, कॉस, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओनली साइन एंड कोसेक। कोसेक क्यों, क्योंकि कोसेक 1/sin होता है, ठीक है ना। तो ओनली साइन एंड कोसेक, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं मेरी जान, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ओनली साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, अभी एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख। एग्जाम्पल देख, ये पहला वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, साइड में करते हैं, इनको थोड़ा साइड में लगाते हैं। ये पहले वाले एग्जाम्पल हो गए, इनको साइड में लगाओ, ठीक है। अब देख मेरी जान, अगला एग्जाम्पल देख। अगर साइन ऑफ 150 डिग्री आया, अभी वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं पता, बस मैं ये बता रहा हूं कि अगर 150 डिग्री है तो वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन है। अगर यही मैं लिख दूंगा tan 150 डिग्री, वैल्यू क्या होगी मुझे अभी नहीं पता, बट क्या निकलेगा, ये नेगेटिव। सर ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। tan, अगर tan पॉजिटिव है तो एक और चीज पॉजिटिव हो जाएगी, क्या, cot, क्योंकि 1/tan इज इक्वल टू cot, ठीक है। चलिए, चल भाई चल, तो ये हो गया। अच्छा, इसका मैं यहां पे ये भी लिख दे रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख दे रहा हूं, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देख मेरी जान, यहां तक बात समझ में आ गई क्या। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट को मैं यहां लिख दे रहा हूं, खाली समझ लेंगे अपन, 180 से 270 डिग्री, ठीक है ना। ये देख, एक ये है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देख इस चीज को, ध्यान से देख। ये है 0 से यहां तक चले गए, ये हो गया मेरी जान 90 से मेरी जान यहां तक आ गए, ये हो गया 180, यहां से मेरी जान और 90 जोड़ दिया, ये पूरा 90 होता है, तो 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 में और 90 जोड़ दे, 270 में 90 जोड़ दे मेरी जान, 360 हो जाएगा। पूरा राउंड क्लियर, पूरा राउंड कंप्लीट। ठीक है भाई, चलिए। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan, और लास्ट क्वाड्रेंट मतलब 270 से लेकर 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, इस वाले रीजन में कौन पॉजिटिव होता है, cos। इधर कौन होता है, tan। इधर कौन होता है, साइन, लिख दिया मैंने ऑलरेडी ऊपर, ठीक है ना, साइन। और इधर ऑल रेशोज आर पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई क्या। एक बार इसका वो देख रहा हूं, एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं, एक बार देख ले भाई। ये देख, ध्यान से देख इस चीज को। अगर एंगल इधर बनेगा, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है, इसको θ1 बोल देते हैं, ठीक है। अब देख, दूसरे क्वाड्रेंट वाले को अलग नाम दे दूंगा मैं, इसको मैं बोल देता हूं लेट से क्या, θ2, क्या बोल दिया इसको, θ2, ठीक है। उसके बाद देख, अगले वाले को और दूसरा नाम दे देंगे, इसको क्या बोल दिया भाई मैंने, ये देख, ये पूरा एंगल हो गया तेरा क्या, θ3, ठीक है भाई। और लास्ट में मेरी जान, एकदम लास्ट में ये वाला एंगल देख, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देख एक बार, ये हो जाएगा मेरी जान θ4। तो अगर मैं साइन, कॉस और tan, क्योंकि अगर ये तीन समझ में आ गए तो बाकी तीन समझ में आ जाएंगे।
अगर साइन थीटा 1 लिखूं, कॉस थीटा 1 लिखूं, टैन थीटा 1 लिखूं, तो ये सारे क्या आएंगे? ये सारे पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्यों आएंगे पॉजिटिव सर? क्योंकि थीटा 1 जो है, थीटा 1 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था। ठीक है, अच्छा थीटा 2 को देख मेरी जान, थीटा 2 को देख, थीटा 2 को देख, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर मैं साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 टैन थीटा 2 लिखता हूं तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये देख, फिर से लिख दे रहा हूं, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, तो कॉस थीटा 2 क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड वाले में से साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देख, बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इस बात को सुनो। क्या करना है इसको? देखो, एक काम और करते हैं, ये पॉजिटिव वाले को यहां लगा देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, इसको यहां रख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में पढ़ने में। इसको यहां लगा देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां लिखता हूं, देख मेरी जान, थर्ड क्वाड्रेंट देख, थर्ड क्वाड्रेंट देख, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कौन है? थीटा 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। तो साइन ऑफ थीटा 3 करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कॉस ऑफ थीटा 3 करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन टैन ऑफ थीटा 3 करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद कॉस की बारी आ गई। अब देख, कॉस की बारी देख, कॉस की बारी आ गई। कौन है? एंगल थीटा 4। यहां तक हम आए, ये एंगल को हमने लिख दिया क्या? थीटा 4। तो थीटा 4 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है मेरी जान। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ थीटा 4 नेगेटिव निकलेगा, कॉस ऑफ थीटा 4 पॉजिटिव निकलेगा, एंड टैन ऑफ थीटा 4 वो भी नेगेटिव निकलेगा। और एक बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि टैन हमेशा साइन और कॉस का रेशियो होता है। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं तो टैन भी पॉजिटिव। अगर साइन और कॉस में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो टैन नेगेटिव। अगर साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव तो टैन पॉजिटिव। अगर साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव तो इनका रेशियो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? भाई अगर तुम लोग को मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप बना दो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्वाड्रेंट समझ में आ गया क्या? एएसटीसी रूल समझ में आ गया क्या? एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं तुम सबसे, एक सवाल पूछता हूं। जब आप आंसर दिखोगे, जब आप आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना 1 डैश प्लस या माइनस जो भी आंसर है, ठीक है, कॉमा 2 डैश प्लस या माइनस जो भी आंसर है, ऐसे करके लिखना। ठीक है भाई, मुझे क्लियरली दिखना चाहिए। खाली साइन लिखना है मेरी जान, वैल्यू नहीं लिखनी है, खाली साइन लिखना है।
तो देखो ध्यान से, ये एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। 180 से बड़ा है, इसको ढंग से लिखता हूं, रुको। ये है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, 180 से बड़ा है। ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ये 270 से बड़ा है। ये वाला एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब देख लो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो, याद करो, ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो ये आएगा नेगेटिव। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? यहां तक कहानी क्लियर है क्या? भाई देखो, जो मुझे आज एक्चुअली पढ़ाना था मैं वहां तक अभी पहुंचा भी नहीं हूं। जो मुझे एक्चुअली समझाना था, मैं ये चाह रहा था कि जब आज की क्लास खत्म होगी तो तुम लोग ये बताने के काबिल हो जाओगे कि साइन ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ये वैल्यू बताने के काबिल हो जाओगे। tan ऑफ 217 डिग्री बताने के काबिल हो जाओगे। ये मैं चाह रहा था, बट अभी ये वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है। इसीलिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि भाई आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है, अरे कहां चला गया भाई? आज के लिए नो होमवर्क। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए नो होमवर्क, ठीक है भाई? अब जब आप कल की क्लास में आओगे तो जितनी बातें मैंने आज बताई हुई हैं ये पढ़ के आना, पीपीटी रिवाइज कर लेना।